नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मिल्क पार्लर और मिल्क प्रोडक्ट के बिजनेस में आप जानेंगे प्रदीप शोराण जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में, जिन्होंने उच्च शिक्षा और अच्छी नौकरी छोड़कर हरियाणा के रोहतक जिले में बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, जो आज हरियाणा में एक ब्रांड बन गया है। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए तो क्या चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं प्रदीप शोराण की तरह, जिन्होंने हिसार से एमबीए किया और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, लेकिन मन था अपने पिता के साथ कृषि से जुड़ा कोई व्यवसाय करने का। फिर क्या था, नौकरी छोड़ी और काफी रिसर्च के बाद फाइनली 2018 में शुरू किया ऐसा काम जिसमें उनका मन भी लगता है, आम किसान का भला भी हो रहा है और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध और दूध से बनी चीजें भी मिल पा रही हैं। बागड़ी मिल्क पार्लर के आज 4 सेंटर हैं जो लगातार बढ़ना जारी है। आज लाखों का टर्नओवर करने वाले प्रदीप शोराण जी के बिजनेस मॉडल पर कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थान लेक्चर आयोजित करते हैं, जिसकी शुरुआत हुई लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी से, जहां शोराण जी ने प्रशिक्षु आईएएस के समक्ष अपने बागड़ी मिल्क पार्लर का मॉडल पेश किया। आइए स्वागत करते हैं और मिलते हैं प्रदीप शोराण जी से अपने इस कार्यक्रम में। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। सर देखिए, जैसा आपने कहा, इसी की शुरुआत है। मैं कॉर्पोरेट्स की नौकरी कर रहा था और कॉर्पोरेट्स की नौकरी करते करते मन में एक कसक थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हो, बेसिकली बुनियाद हो, जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हो, पशुपालन से जुड़ा हुआ हो। तो मैं मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के मांडी प्रानो गांव का रहने वाला हूं। पिताजी अध्यापक से अब रिटायर हो गए, तो खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़ाव रहा है शुरू से, पढ़ाई के दौरान भी, बाद में नौकरी करने के दौरान भी। तो एक कसक थी कि किसान को वो सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, जितनी वो मेहनत करता है, जिसका वो हकदार है। तो मेरे मन में शुरू से था कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए। फिर नौकरी छोड़ के 2018 में मैं लगा था कि कुछ ऐसा सोचेंगे, करेंगे। तो उसी कड़ी में था, तो खेतीबाड़ी और पशुपालन को जोड़ के शुरू करने की एक योजना थी और उसी से बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत हुई। तो जो आप कह रहे हैं दूध दही का खाना, वही वाली योजना थी कि हरियाणा की स्ट्रेंथ क्या है, कि दूध का प्रोडक्शन में हम साउथ एशिया में भी लार्जेस्ट में आता है हरियाणा, और उसी दूध को हम कुछ नए रूप में पेश करना चाहते थे। तो उसी के फलस्वरूप बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत हुई और अच्छे लोगों का सहयोग मिला। तो धीरे धीरे मुहिम बन रही है, रास्ते भी पहले से ज्यादा स्पष्ट से नजर आने लगे हैं, विश्वास भी बढ़ा है। तो शायद मुहिम को आगे भी ले जा पाएंगे आप जैसे अच्छे लोगों के सहयोग से। जी बिल्कुल, हम तो आपके साथ हैं ही और हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपके साथ रहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। एक जो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तो आपने जो है धीरे धीरे अपनी शुरुआत है वो हमें बताई, उसको थोड़ा सा और विस्तार दीजिए अपनी बात को, कि आपने कितनी पूंजी के साथ शुरू किया ये व्यवसाय और आगे आप किस तरफ जाना चाहते हैं, किस जो आपका टारगेट है वो क्या है। और दूसरा, ये जो बागड़ी मिल्क आपने नाम रखा है, इस नाम के पीछे भी कोई कहानी है, मतलब आपने कुछ सोच के रखा है, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल सर, बागड़ी जो शब्द है ये बागड़ से बना है और बागड़ वो एरिया है जो हरियाणा में चरखी दादरी से शुरू होके और गुजरात तक फैला हुआ है, और गाय की उत्पत्ति इसी बागड़ एरिया से हुई है। हम हिंदुस्तान में जितनी भी प्रकार की गाय हैं उनकी उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई है। गाय एक ऐसा पशु है जिसको पानी की कम जरूरत होती थी, तो इसी एरिया की उत्पत्ति थी। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो बागड़ी वर्ड वहां से उत्पन्न हुआ कि बागड़ी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम बागड़, एन एरिया स्पेनिंग फ्रॉम चरखी दादरी टू गुजरात, विच इज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ इंडिजीनियस काउ। तो यहीं से बागड़ी शब्द की शुरुआत हुई और हमने यही नाम रखा। अब आप पूंजी की शुरुआत की बात कर रहे हैं सर। नौकरी करते करते आदमी थोड़ा बहुत जो बचा पाता है, मैंने भी अपने 10-12 लाख की पूंजी थी जो बचा रखी थी, तो उसी के साथ शुरू किया। तो शुरू हो गया। शुरुआत में लागत कम ही थी, 1-1.5 लाख से शुरू हुआ। जब हमने गर्म दूध पिलाने की शुरुआत की थी, वो 17 दिसंबर 2019 की शुरुआत थी। इसके बाद लगने लगा कि सभी लोगों को दूध पसंद नहीं आता, तो हमने खीर बनाई। जब वो खीर बनाई, चलने लगा, तो इतने में गर्मियां शुरू हो गई सर, फरवरी जाते जाते। तो लोगों को गर्म पसंद नहीं आता था।
तो उसके हमने एक ऑप्शन के तौर पे सोचा कि हम अब ठंडा दूध मिलाएंगे, केसर पिस्ता बादाम मिला के, ड्राई फ्रूट्स मिला के खीर बनाएंगे। तो उसकी रेसिपी के लिए भी सर्वे किया, नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे गया, तो हमने फिर खीर बनाई। तो हमारी स्पेशलिटी क्या थी कि दूध बढ़िया होता है हरियाणा में, तो खीर अपने आप बढ़िया बन गई। इंग्रेडिएंट्स तो सारे ही डालते हैं। हमने प्रोसेस का उसको सीखा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड किया। मोस्टली आप जानते हैं कि अनट्रेंड एम्प्लॉय मिलते हैं नए स्टार्टअप को। ट्रेंड एम्प्लॉय ना आना चाहता है, इकोनॉमिकली भी नहीं उसको अफोर्ड कर सकते, अगर हम चाहें तो भी वो नहीं आता कि मेरा करियर सुरक्षित नहीं है। तो मैंने पहले तो खुद सीखा, फिर उनको ट्रेंड किया। उसकी मार्केटिंग भी करनी थी सर, और उससे लागत भी बढ़ गई। फ्रिज भी लेके आने थे, जगह भी बड़ी चाहिए थी, तो चैलेंज आते गए। तो कई बार चिंता भी होती थी, लेकिन ये था कि एक बार सब कुछ करके देखना है। तो इससे रास्ते भी बन गए और अच्छे लोगों का सहयोग मिला, तो मुहिम आगे बढ़ रही है। गौरव वत्स जी मिले, इसी तरह और भी बहुत से साथी मिले, तो रास्ते बन रहे हैं धीरे धीरे। आगे की मुहिम की आप बात कर रहे हैं, तो बागड़ी मिल्क पार्लर का उद्देश्य ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल खाद्य और पेय पदार्थ है उनको शहरी उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करवाना। ये दोनों तरह से किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद है। किसान को तो सीधा अपना उत्पाद उपभोक्ता को बेचने का एक अवसर मिल जाएगा, और उपभोक्ता को शुद्ध और ताजा चीजें मिल जाएंगी। तो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है, और यही विजन है बागड़ी मिल्क पार्लर का। ये मुहिम है, अभी हमने रोहतक से शुरू किया था। हम शुरुआत में पार्कों में भी कैनोपी लगाते थे अवेयरनेस के लिए, कोई भी फंक्शन होता था वहां भी जाते थे, रोड पे कैनोपीज लगाते थे। तो धीरे धीरे कस्टमर अवेयर हुए, अच्छी चीजें, क्वालिटी ठीक थी तो उनका सपोर्ट मिलता चला गया। नई चीज थी तो लोग आने लगे। फिर हमने मेन मार्केट में, अभी किशोरी कॉलेज के सामने मेन रोड पे हमने दुकान भी ले ली, पीछे प्रोसेसिंग भी होती है। तो मेरे पास 9 आदमी काम कर रहे हैं फिलहाल। तो ये मुहिम है कि एक रोजगार का भी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की जैसे हम बात करते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और हम इसके साथ गुड़ शक्कर खांड भी बेच रहे हैं, सरसों का तेल, गाय का घी भी पहले दिन से जो बिलोना घी गांव में बनता था बिलो के, तो वही स्वाद उपभोक्ता को दे रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। हम और भी चीजें, खाद्य पदार्थ जोड़ना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, तो पुसा के थ्रू कुछ फार्मर जुड़े हुए हैं, चेयू से बात चल रही है। और आप जैसे जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लगातार किसानों से लोग जुड़ते हैं, उनके माध्यम से लोग मिल रहे हैं। तो एक ऐसी चेन बनाना चाहते हैं हम खाद्य पदार्थों की और पेय पदार्थों की, कि वो उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक जुड़े। और ये रोहतक में तो प्रदीप ने कर लिया, ऐसी मुहिम है। इससे बहुत, मेरे पास 9 कर्मचारी हैं। अगर ये कोरोना काल को छोड़ दें तो इस टाइम तक मेरी योजना थी कि मैं 12 कर्मचारियों तक पहुंच जाता, जो अपनी प्लानिंग थी एक्सटेंशन की। तो अगर इसको हम हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोचें, और जो एनसीआर रीजन जिसमें इतनी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहां तो हर एक कॉलोनी में एक मिल्क पार्लर खुल सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट की भी बात है, किसान की आमदनी बढ़ेगी, उपभोक्ता को अच्छी चीजें मिलेंगी। और जो फार्मर की डबलिंग द फार्मर इनकम के कंसेप्ट की जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छी मुहिम चला रखी है, तो वह इसी तरह से वैल्यू एडिशन करेगा अपने प्रोडक्ट में फार्मर्स, तो ही संभव हो पाएगी। ऐसे नहीं कि हम रातों रात सोचे कि वो इनकम बढ़ जाएगी। ये मुहिम है सर, ये आगे की योजनाएं हैं कि और भी कोई किसान भाई करना चाहे, चाहे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हो, तो हमारे से जो संभव सहयोग आगा हम उसका सहयोग करेंगे, और वो अपना काम भी कर सकता है। तो उपभोक्ताओं को अच्छी चीज मिलेगी, हर जगह लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि समस्याएं आती गई, उसका समाधान आप करते गए। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके जो उपभोक्ता हैं उनकी तो हमने थोड़ा बहुत देखा ही है कि वो बहुत संतुष्ट हैं आपके जो प्रोडक्ट हैं उनसे। आपकी जो, आप जहां से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, यानी कि किसान जिनसे आप दूध ला रहे हैं, या फिर वो कुम्हार जिनके कुल्हड़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उनका आपके प्रति किस तरह का नजरिया है? वो किस तरह से आपको देखते हैं, आपके व्यापार के साथ जुड़ते हैं, संतुष्ट हैं, या आगे किस तरह का आपके साथ सहयोग देना चाहते हैं? सर, इसमें 2 कंसेप्ट आ गए। अगर आप कुम्हार की बात करें तो वो प्रोफेशनल वे से काम करते हैं, जो मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं ना, तो वो तो एक ही तरीके से सोचते हैं कि आप उनके मटेरियल की पेमेंट कर दीजिए और सामान मिल जाएगा। रोजगार के बारे में उनको लगता है कि हमारा काम तो चल ही रहा है। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन जो छोटा कुम्हार है ना, वो काम नहीं करना चाहता। मैं शुरू में, अब बड़ी फैक्ट्रियों से माल लेना पड़ता है, जैसे जज्जर के आसपास किसान बना रहे हैं, तो जो गांव के कुम्हारों को भी जोड़ते हैं, तो उनको जोड़ने के बाद वो उस क्वालिटी के धीरे धीरे सहयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं उस बात के लिए कि भाई कम मिट्टी कम लागत से कैसे बनाएं, लगातार कैसे दें। वो शुरू में कहते थे कि हम तो 100 पीस दे पाएंगे, 200 पीस दे पाएंगे। जब मैंने उनको बताया कि रोज की लागत बढ़ रही है और आप लोग अगर सहयोग करेंगे, थोड़ा नजरिए में बदलाव करेंगे,
तो रोजगार भी बढ़ेगा, आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, हमें भी अच्छी चीजें लोकल किसानों से लेंगे। किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए, चाहे वो कुमार हो तो कोई भी हो, आपस में इंटरलिंक्ड है सारे, तो धीरे धीरे उनका एटीट्यूड भी बदल रहा है। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, इसलिए मैंने सीधा कहा कि वो फैक्ट्री वाले जो है उनका एटीट्यूड अलग होता है कि फार्मर का, या एक छोटा कामगार होता है लघु उद्योग वाला, उसका अलग होता है। अब किसान की दूसरा पार्ट है, किसानों ने थोड़ी सी चीजों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेशन मिला है हमें किसानों का। वो बोले जी कर लीजिए, हमें एक ही चीज है कि इस तरह के जो आप स्टार्टअप करते हैं तो हमें एक बार है कि आप लागत लगातार बढ़नी चाहिए। अब दूध वाले की बड़ी समस्या है कि वो एक दिन दूध दे दे हमें और अगले दिन हम उसका दूध ना लें तो वो कहाँ जाए, व्यवहारिक तौर पे देखे तो हमने उनको कंसिस्टेंसी का भरोसा दिया और वीकली पेमेंट का दिया कि आप डेली पेमेंट ले सकते हैं। बोले जी डेली तो नहीं लेंगे, हम काम नहीं आएगा, वीकली दे दीजिए। फिर एक बार शुरुआत के 2-3 महीने के बाद तो और किसान अपने आप ही आने लगे, वो ही लाने लगे जी आप इनका भी दूध लो, ये भी देना चाह रहे हैं। और शहर से एक बार 10 से 15 किलोमीटर की परिधि के बाहर चले जाते हैं तो किसान शुद्ध दूध देता है। किसान मिलावट करना नहीं जानता। जैसे हम कहते हैं ना कि मिलावट बढ़ गई खेती बाड़ी में, ये सारा बिचौलिए का खेल हो गया और इसमें बदनामी किसान की होती है कि वो मिलावट करता है दूध में। जैसे दूध का आपको पता है कि 64,000 करोड़ लीटर की हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी कि 64,000 करोड़ लीटर दूध की पर डे कंजम्पशन है इंडिया में और 14,000 करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन है। तो इतनी बड़ा डिमांड सप्लाई का गैप है, ऑलमोस्ट 60-67% मिलावटी दूध उपलब्ध होता है। तो इसमें किसान नहीं बिचौलिया ही करता है, किसान शुद्ध दूध देता है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। गौरव जी भी मिले हैं, आप भी, और भी किसान उपभोक्ता देखते हैं कि हमें कहीं दिक्कत नहीं आई। हमने दिल्ली में भी स्टॉल लगाई, लाल बहादुर शास्त्री मंसूरी एकेडमी में भी गए, तो हमने वहीं से लोकल किसानों से अपना एक नेटवर्क धीरे धीरे विकसित करते जा रहे हैं। तो कोऑपरेट कर रहे हैं। देहरादून में भी शुद्ध दूध मिल गया, दिल्ली में भी मिल जाता है, आसपास के किसान देने के लिए आ जाते हैं। तो किसान बड़ा अच्छे से सहयोग करता है, जो आपने सवाल पूछा। और धीरे धीरे कामगार हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। मिट्टी के कुम्हार है, तो एक और कुम्हार आया था, अभी उससे बात हुई थी, तो उसने कहा जी मैं छोटी मशीन ले आऊंगा और आप मेरे को डिमांड दे दीजिए, कुछ एडवांस दे दीजिए। तो देखिए कि इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि रोजगार भी मिल रहा है, कुम्हार भी 2 लोगों को रोजगार देगा, पशुपालन वाले की भी अपनी आमदनी बढ़ेगी, उपभोक्ताओं अच्छी चीज मिलेगी, 1-2 लोगों को रोजगार मिलेगा और मेरी रोजी रोटी भी निकल ही जाएगी। जी, जैसा कि आपने शुरू में बताया था प्रदीप जी कि आपके पास जब नया स्टार्टअप था तो आपके पास जो एम्प्लॉय थे वो ट्रेंड नहीं थे और वो लोग आने में थोड़ा झिझकते थे। अब धीरे धीरे आपका जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है, तो अब आपको किस तरह के एम्प्लॉय मिल रहे हैं? क्या आपके पास आने के लिए तैयार हैं या आपकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं? आप अपनी फ्रेंचाइजी का जो ऑप्शन है वो खोलने वाले हैं? और दूसरा, एक क्वालिटी मेंटेनेंस जो है वो आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी है वो आपकी जब आपने शुरू किया था तब भी वैसी ही थी और आगे भी वैसी ही रहेगी? उस पर आप किस तरह का शोध कर रहे हैं, किस तरह का उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? सर, जैसे आपने फ्रेंचाइजी से, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब शुरू करता हूं। आपने फ्रेंचाइजी की बात की, फ्रेंचाइजी के 3 महीने के बाद ही फोन कॉल्स आने लगे थे ऑल ओवर द इंडिया। हैदराबाद से भी, आपके सीकर से भी आया, बेंगलोर से भी आया, कोलकाता से भी आया, बरेली से भी आया, दिल्ली से भी आया और अभी भी आते हैं। इस लॉकडाउन के बाद तो ऑलमोस्ट हर दिन 4-5 कॉल आते हैं कि सर बता दीजिए कैसे शुरू करना है, हम करना चाहते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहता हूं कि एक ही बात की भाई तैयारी के साथ आइए। ये शुरुआत में 6 महीने बहुत ज्यादा संघर्ष है, 1 साल के बाद धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो आप तैयारी के साथ आइए, ये मत देख के आइए कि जाते ही वहाँ पैसा है, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा आपको। और एडवर्स कंडीशन का सामना करने के लिए अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कीजिए, फैमिली से डिस्कशन कीजिए, फाइनेंशियली भी आप अपनी प्लानिंग करके आइए। ऐसा ना हो कि आप अधर में लटक जाए। फैमिली की सभी की जरूरतें हैं, आपकी, मेरी, सभी की। तो वो पर मंथ इनकम चाहिए, तो भाई यहाँ से इनकम आपको लगभग 1 साल नहीं मिलेगी, क्योंकि आमदनी होगी, बचत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि दूध से हमें खीर बनाने लगे, खीर के बाद ये गर्मी आ गई तो फिर लस्सी भी बनाने लगी, उसकी मशीन फिर ये लगा तो हमें मावा मेकिंग मशीन लेके आनी पड़ गई। तो यहाँ इनकम होगी, वो बिजनेस में आपको पता है धीरे धीरे लगती जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा। तो आप प्लानिंग के साथ आइए, नए लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूँ। दूसरी बात फ्रेंचाइजी की, तो फ्रेंचाइजी देने के लिए मैं पहले दिन से ये एक चीज के लिए इंश्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि क्वालिटी मेंटेन कैसे करेंगे। अब इतनी दूर 50 किलोमीटर दूर तक तो आदमी सोच सकता है कि मैं वहां पे जाके भी देख सकता हूँ, बता सकता हूँ। इतने जैसे ही आप 50-60 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो फ्रेंचाइजी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। और दूध एक ऐसा आइटम है जो पेरिशेबल है, आप पैक करके भेज नहीं सकते
कि कितनी डिमांड होगी वो भी अनसर्टेन होती है नई जगह पे फ्रेंचाइजी शुरू करने के ऊपर। तो शुरुआती समस्याएं आती हैं सभी बिजनेसेस में, उसी का मॉडल है। अगर हमें रिलायबल पार्टनर मिले तो फ्रेंचाइजी देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम से किसी का फोन कॉल आता है तो उसको हम फ्रेंचाइजी दे दें, मैं भी सोचूं कि मुझे कुछ आमदनी हो जाएगी, तो एक बार तो आमदनी लगती है, लेकिन अगर वो नहीं चला पाएगा तो नेगेटिविटी ज्यादा आएगी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो ये सावधानियां हम रख रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी इंटरेस्टेड हो तो हम फ्रेंचाइजी उसको देने के लिए तैयार हैं, और वैसे भी सहयोग करने को तैयार हैं किसान के लिए कि जो समस्याएं मुझे आई वो किसी और किसान को ना आए। वैसे भी कोई चाहे तो हम उसको सारी जानकारी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अब आपने दूसरा एम्प्लॉय की बात की थी। अब एम्प्लॉय के लिए पहले से बेटर पोजीशन हुई है, लोग आने लगे, उनको लगने लगा। अब हमने अपने सभी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया है अपनी बागड़ी मिल्क पार्लर फर्म की तरफ से ही। उनका कोई पीएफ नहीं काटते। छोटे काम में ऐसी दिक्कत होती है कि पीएफ के नाम पे आपको पता है बहुत बड़ी समस्या होती है वर्कर्स के साथ। वो कहते हैं जी पीएफ का पैसा काट लेते, देते नहीं है। मैंने सबको कह दिया जी जो 1 साल रुकेगा, 1 साल के बाद पीएफ एक्स्ट्रा दूंगा उसको, उसकी सैलरी का 10% के हिसाब से पीएफ मेरी तरफ से जमा होगा, और उसकी पास जो बैंक की कॉपी होगी वो आपको पहले दिन से ही दे दूंगा। एम्प्लॉय की पॉलिसी है। दूसरी बात है, कभी मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि जिस जगह पे हमारा आउटलेट है उसके पीछे ही हमारे कर्मचारियों के रहने की जगह है, नीचे हमारी प्रोसेसिंग होती है और फर्स्ट फ्लोर पे कर्मचारी। तो आप वो देखेंगे तो रहने की अच्छी जगह पे रख रहे हैं उनको, सेफ्टी भी उनके लिए, इन्वायरमेंट भी है, लिविंग स्टैंडर्ड भी है, सामने घूमने के लिए पार्क है। तो धीरे धीरे उनको समझ में आती है कि भाई किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और वहां पे हमें सुविधाएं नहीं मिलती है। खाने पीने की सारी सुविधाएं, उनको खाना पीना हमारी तरफ से होता है, नहाने के लिए अच्छी जगह है। तो कर्मचारी पहले से बेटर कंडीशन में आ रहा है। बहुत एजुकेटेड या कोई ये लगा लो होटल मैनेजमेंट वाला तो नहीं आ रहा, लेकिन पहले से बेटर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी रेशियो बहुत बढ़िया है हमारे एम्प्लॉय का। तो नजरिया बदला है, धीरे धीरे और बदलेगा। अब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो दूध की बात थी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा शर्मा जी। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी जून 2018 में, तो उसके बाद मैं जगह जगह घूमा, लगभग 24 राज्यों में दिल्ली को मिला लें तो, कि क्या खेती बाड़ी से, मेरे मन में ये नहीं था कि क्या करना, इतना था कि खेती बाड़ी पशुपालन से जुड़ा हुआ कुछ करना है। तो हर जगह मैं घूमा। तो दूध की, एक तो घर में शुरू से दूध पीते आए, गाय भैंस रखते ही हैं, तो कुछ नॉलेज तो पहले से थी। हर जगह कहाँ अडल्ट्रेशन होता है, अडल्ट्रेशन करना क्या मजबूरी होती है लोगों की, ये सब देख के तो उसका हमने एक पैरामीटर बनाया। और जो मेरा एम्प्लॉय है जो 2 क्वालिटी चेक के ऊपर देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो दूध को हमें लगभग एक बार टेस्ट करते ही पता चल जाता है जब दूध आता है ना सुबह। और हमने एनडीआरआई करनाल से किट्स ला रखी हैं कि हम उनको वीकली तौर के ऊपर, रैंडम डेज के ऊपर टेस्ट करते रहते हैं कि दूध में कहीं पानी तो नहीं है। क्योंकि किसान है तो धीरे धीरे वो व्यापार से उद्यमी बनेगा। ऐसा है कि उसके मन में लालच भी आ जाए। अब हम तो क्वालिटी से समझौता कर नहीं सकते। आपको पता है जितना समय एक बार कस्टमर का फेस बनाने में लगता है, अगर एक दिन भी दिक्कत आ गई तो उसे बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, आपको पता है इस बात का। तो हम उसको इंश्योर करते हैं कि हम रेगुलर बेस पे टेस्टिंग करते हैं, वीक में 3 डेज को रैंडमली। ये नहीं कि मंडे को ही करना है, कभी मंडे, कभी ट्यूजडे, कभी फ्राइडे। तो ये टेस्टिंग से क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं। और रही बात इसके प्रोडक्ट बनाने के बाद की, वो हम स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसकी 5 डेज की लाइफ मानती है कंपनीज, लेकिन हमारा तो विद इन 2 डेज कंज्यूम हो जाता है। जो आज बनाते हैं वो कल तक कंज्यूम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि फ्रेश का कंसेप्ट है यही लागू रहे। तो ये क्वालिटी के प्रोसेस है सर। धीरे धीरे चेकिंग के लिए हमारी कोशिश है कि हम माओ मेकिंग मशीन ले आए। हम अब की बार सीजन में बर्फी भी बनाएंगे, जैसे ही बारिश शुरू होगी तो हम एक ऐसी मशीन भी लेके आएंगे जिसमें दूध के रैंडम 6-7 टेस्ट हो जाए। ये हमारी प्लानिंग है सर, ताकि क्वालिटी का कोई क्वेश्चन ही ना रहे। डेली हम उसकी रिपोर्ट कस्टमर को, हम अपने व्हाट्सएप पे भी, हम अपने प्रीमिसेस में भी लगा सकें, कस्टमर को भेज सकें। ये स्टैंडर्ड है डेली। ये मेरा उद्देश्य है। हमने सीसीटीवी लगा लिया है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम ऑनलाइन करेंगे ताकि कस्टमर किसी भी टाइम पे देख सके कि बागड़ी मिल्क पार्लर में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, वहाँ से सफाई की क्या व्यवस्था है, बाकी चीजें कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ये सब देख सके, एम्प्लॉय कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। तो ये सारी चीजें कोशिश है कि 100% ट्रांसपेरेंसी के कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ना कोशिश में। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं आपका ये दर्शा रही हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो उच्च शिक्षा पर आधारित है। तो आप हमारे प्रोग्राम में चलते चलते एक आखिरी प्रश्न का उत्तर, और मैं तो यूं कहूंगा, इसे प्रश्न नहीं कहूंगा, इसे एक आग्रह कहूंगा कि जो हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे युवा हैं वो स्वरोजगार की तरफ आए, किसानी की तरफ आए, या किसानी से जुड़े हुए आप जैसे
जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च करें, तो उसके लिए आप हमारे जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगा मेरे बाकी साथियों को भी कि तैयारी के साथ आए। इस क्षेत्र में आपको सुकून मिलेगा। काम करते हुए किसान के पास जाएंगे, गांव में जाएंगे, सुदूर में जाएंगे, अच्छा वातावरण रहेगा, अलग अलग समस्याओं का पता लगेगा। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरे घर पे बैठा मेरे गांव में गया हुआ हूँ, तो खेत में हूँ मैं, और हमने अमरूद का बाग लगाया हुआ है। तो खेती बाड़ी में मेरा भाई है धर्मेंद्र शौरान, तो उसका रुझान था। शुरुआत में मेरा रुझान नहीं था नौकरी छोड़ने से पहले कि क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, घूम के देखा था मैंने कि क्या करना है। तो उसने अमरूद का बाग लगा रखा है, और भी वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, ड्रिप लगा के कपास की भी बिजाई। तो इसी तरह से नए नए लोगों से जाएंगे, कोई तरबूज उगाएगा, कोई खरबूज उगाता मिलेगा, कहीं आपको डिफरेंट वैरायटीज है, तो उनसे जानने का मौका मिलेगा, एक सुकून मिलेगा। आमदनी के साधन तो है ही है, इसमें बहुत स्कोप है कि लोगों को अच्छा खाने की जगह, खाने की चीजें चाहिए, किसान को मार्केट चाहिए। हम सब देख रहे हैं, जैसे मजदूरी का हमने देखा कोरोना काल के दौरान की मजदूर पलायन कर रहे हैं। अगर मजदूर को गांव में ही रोजगार मिल जाएगा तो गांव काफी हद तक समाधान हो जाएगा, और गांव में खेतीबाड़ी होगी। अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बाकी लोगों को भी काम पे लगाएंगे। जैसे मैंने छोटा सा काम है तो भी 9 लोगों को काम पे जोड़ लगा रखा है। वो अपना भी 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं और मेरे लिए भी जुगाड़ कर रहे हैं भाग दौड़ में। तो अगर बाकी लोग आएंगे तो उनको सुकून मिलेगा कि वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में योगदान दे रहे हैं, अपने परिवार के पास रहेंगे, किसानों की सहायता भी हो जाएगी। किसान को अपना उत्पाद बेचना नहीं आता, तो पढ़े लिखे लोग आएंगे तो प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, सारी चीजें किसान को समझा पाएंगे, और मिलकर अपना भी जीवन यापन करेंगे, और किसान के जीवन स्तर को सुधारने में उसमें भी फायदा होगा। तो एक कोशिश है, बाकी लोग भी करें तो मैं यही कहूंगा कि वो जरूर कोशिश करनी चाहिए, तैयारी के साथ आए तो भविष्य के रास्ते जरूर बन सकते हैं। बिल्कुल शौरान जी, आपने जो बातें कही, और एक हमारा कार्यक्रम है उसकी एक लिमिट है, इसलिए अभी फिलहाल समय हमसे कह रहा है कि हम आपसे इजाजत लें। लेकिन आपने जो बातें कही वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को प्रेरित करेगी कि वो इस तरह के स्वरोजगार स्थापित करें। साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपका पार्लर जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और एक बड़ा ब्रांड बने आपका बागड़ी मिल्क प्रोडक्शन, बागड़ी मिल्क पार्लर। बहुत सारे उत्पाद आपके मार्केट में आए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने व्यस्त कार्यकाल में से हमारे लिए समय निकाला, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अपना जो इंटरव्यू है वो दिया, अपना साक्षात्कार हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शर्मा जी। मेरा सौभाग्य है जो आपने बात करने का समय निकाला और बागड़ी मिल्क पार्लर के बारे में बातें की। आप जैसे लोगों से बात करके खुशी भी मिलती है, हौसला भी बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी।